नमस्ते वैद्यगण। आप सभी का धर्मा आयुर्वेद और प्राणभीसर गुरुकुल द्वारा लिए गए इस इनिशिएटिव में मैं वैद्य सोनल जुर्यानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। We at Pranabhisar Gurukul are back with yet again podcast on osteoarthritis, संधिगत वात, एक आयुर्वेद साध्य व्याधि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस श्रृंखला में काफी सारे पॉडकास्ट ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। इसी सीरीज को हम आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो प्राणभीसर गुरुकुल ये वैद्यों को आत्मनिर्भर बनाने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जितने भी वैद्य हैं वो जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन बनकर आयुर्वेद के माध्यम से समाज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हुए हमारा जो आज का टॉपिक है वह ऑस्टियोआर्थराइटिस, संधिगत वात, एक आयुर्वेद साध्य व्याधि। And it's my absolute privilege to introduce one of the most inspiring and youth icon of Ayurveda, my absolute favorite Vaidya Prashant Tiwari sir, founder and director, Dharma Ayurveda Clinic and Panchkarma Center, Bhopal. सर का इतना बिजी स्केड्यूल होता है, फिर भी आज वो हमारे लिए लाइव साउथ कोरिया से आए हैं। वहां पर शायद अभी 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। सर इतनी रात को भी हम सभी के लिए टाइम निकाला है सर ने, और आज हम सभी के साथ जुड़े हैं। सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल सर, हम सभी के लिए आपने इतना टाइम निकाला। एंड आई वेलकम यू वंस अगेन सर। इट्स लाइक एब्सोल्यूट प्लेजर आपको सुनने का मौका मिल रहा है हमें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर। Thank you, Vaidya Sonal, and thank you everyone for calling me here, and especially Vaidya Harshal, Vaidya Ashish ji, and whole Pranabhisar team, and one of my favorite students also, Vaidya Sonal, and who is very dynamic Vaidya also, who understand the things very quickly. So आज का जो टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस, थोड़ा सा रोकना चाहूंगी मैं सर। वैसे तो मैं इतनी काबिलियत रखती नहीं हूँ सर कि आपका परिचय दे पाऊँ, पर आपकी परमिशन से मैं आपका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सभी को देना चाहूंगी। जो आपको वैसे तो सभी जानते हैं, बट जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सर। मे आई सर? जी जी, प्लीज प्लीज। थैंक यू सर। सो वैद्य प्रशांत तिवारी सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर, धर्मा आयुर्वेदा क्लिनिक एंड पंचकर्मा सेंटर, भोपाल। सर BAMS गोल्ड मेडलिस्ट है भारतीय विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र से। सर MD पंचकर्मा है, गोल्ड मेडलिस्ट है फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूट। सर प्रोफेसर एवं पंचकर्म विशेषज्ञ रह चुके हैं एंड कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सर्विसेज एज प्रोफेसर एंड पंचकर्मा विशेषज्ञ। आयुर्वेद के क्षेत्र में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सर का 15+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड सर कंसल्टेंट रह चुके हैं at All India Institute of Ayurveda, New Delhi. Also, he has been an ex-chief consultant at Indian Forest Institute Management. And this is like an absolute honor that we have a Vaidya जिन्होंने actively participate किया था in live conference held during COVID times, जहाँ पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए थे और सर ने अपने बहुत वैल्यूबल फीडबैक्स दिए थे ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। एंड सर इज करेंटली सर्विंग हिज ड्यूटीज एट नस्या आयुर्वेदा। फिर आपको लगता है दैट दिस इज इनफ, दिस इज नॉट इनफ। आदरणीय सर के कई रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, एंड ही हैज सक्सेसफुली ट्रीटेड 24,300+ patients in pain management. I repeat, 24,300+ patients सर ने पेन जो मैनेजमेंट है सर ने सक्सेसफुली ट्रीट किए हैं। सर ने गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कई वैद्यों को शिक्षा दी है, जिनमें से एक मैं खुद हूँ। His tireless efforts led him to start Ayurveda in South Korea. So sir is world's first Ayurveda doctor to start pure Ayurveda practice at South Korea. Sir's aura and presence is so influential and dynamic that we look forward to imbibe these qualities from him.
His contribution in the field of Ayurveda is beyond expression. So there is so much to learn from him, and we are so fortunate ones to get this opportunity to learn some amazing lecture and amazing Vyakhyan from him. So welcome again, sir. Thank you so much for joining with us today. हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, सर. We welcome you on behalf of everyone, sir. Thank you so much. जी सर. सर शुरुआत करने से पहले जी सर, मैं एक मिनट बस ये पूछना चाह रहा था, हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही चलेंगे ना? जी सर. जी सर, शुरुआत करने से पहले सर मैं सभी वैद्यों का ध्यान आपकी बीएमएस जर्नी की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ सर, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत इंस्पायरिंग है. आपने एमबीबीएस छोड़ के बीएमएस में स्विच किया, जो कि एक बहुत रेयर डिसीजन होता है. तो अगर आप थोड़ा सा अपनी उस जर्नी के बारे में सर हाईलाइट कर पाए हम सभी के लिए. एक्चुअली मैं रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए सिलेक्ट हुआ था 2003 में एमपीपीएमटी के थ्रू. तब मैंने उसमें ना ऑप्ट करके फिर मैंने भारतीय विद्यापीठ पुणे में ऑप्ट किया. और पहले मुझे लगा कि आयुर्वेदा बहुत डिफिकल्ट चॉइस थी, मतलब मुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था. लेकिन जब मैंने इस आयुर्वेद को पढ़ने को स्टार्ट किया और मुझे जब मेरे गुरु वैद्य विलास नानल जी का सानिध्य मिला और आशुतोष नानल जी ने मुझे सिखाया, उसके बाद वैद्य अभिजीत जिंदे जी और बहुत सारे वैद्यों ने वहाँ पर, मैं अग्निकर्म के लिए वैद्य गोगटे सर के पास गया. तब ये सारे जो इंसिडेंसेस मेरे साथ हुए और मैं पूरा बीएमएस और एमडी जब कंप्लीट किया, तो मुझे लगा कि एक्चुअली आयुर्वेद को हम नहीं सिलेक्ट करते. एक्चुअली आयुर्वेद हमें सिलेक्ट करता है, चूज करता है, और वो हमें पूरे सोसाइटी और ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए सिलेक्ट कर इस धरती पर लेकर ही आता है. ये फीलिंग मुझे एक्चुअली जब मैं कोरिया में वर्क करना स्टार्ट किया तो ये ज़्यादा गहराई, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर पेशेंट ठीक करते थे तो वो सारे के सारे पेशेंट एलोपैथ के बहुत हाईएस्ट डॉक्टर्स के पास से ऑलरेडी आए हुए रहते थे. अभी मैम यहाँ पर जो हम पेशेंट देख रहे हैं वो ना कि सिर्फ साउथ कोरिया के हैं, वो जापान के भी हैं, फिलीपींस के भी हैं, यूएसए के भी हैं. ये सारी जगहों से जब पेशेंट आते हैं और बहुत हायर इंस्टीट्यूट से अपना ट्रीटमेंट कराने के बाद जब वो कहते हैं कि हमें आयुर्वेद में प्रॉपर रिजल्ट आ रहे हैं और प्रॉपरली हम ठीक फील कर रहे हैं, हमारी सिचुएशन बहुत खराब थी, उससे हम काफी अच्छा फील कर पा रहे हैं अभी. तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद हमें सिलेक्ट करता है और हमें एक काम देता है, जैसे कि हम लोग पदार्थ विज्ञान में पढ़ते हैं कि हम निमित्त कारण बनते हैं, और वो हमें वैसा ही डिजाइन होता है. तो सारे जितनी फिलॉसफी एंड दर्शन शास्त्र हमें जो सुनने और पढ़ने मिलते हैं, वो एक्चुअली हमारी पूरी लाइफ के एक्चुअल दर्शन शास्त्र होते हैं. वो हमारा विजन होते हैं, हमारा थॉट होते हैं, और वो सारा चीजें मुझे मिला उस थॉट प्रोसेस से. तो अब मुझे लगता है कि एमबीबीएस सिलेक्शन से बेहतर था मेरा आयुर्वेद सिलेक्शन. लेकिन ये मेरा डिसीजन नहीं था, ये गॉड डिसीजन था, और ऑलरेडी उसने ही चूज किया था, और आयुर्वेद हमें चूज करता है. ये उस दिन से और आज तक मुझे ये कंटिन्यूस ये फीलिंग है. थैंक यू सर. आई एम श्योर ये जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रहेगी सभी के लिए जो सोचते हैं कि एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होने के बाद ही हमको आयुर्वेद में आना है. थैंक यू फॉर शेयरिंग सर. सर लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम सर. ऑस्टियोआर्थराइटिस, संधिगत वात, आयुर्वेदिक रूमेटोलॉजी फॉर दैट मैटर. तो सर सारी फील्ड्स छोड़कर आपका रुझान इसी तरफ क्यों आया, जबकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, कार्डियोलॉजी है, यहाँ कैंसर ही है, आयुर्वेद में तो कितना कुछ स्कोप है, तो आपने इसी फील्ड को क्यों चुना? एक्चुअली जब हम पूरे भारत का सर्वे करने लगे और अपने फील्ड में जहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं उस पर जब हम सर्वे करने आए, और हमारी प्रैक्टिस में जब 10,000 पेशेंट इनिशियली कंप्लीट हुए, तो जब हमने उसका डेटाबेस निकाला तो हमें ये देखने मिला कि 6,500 के लगभग पेशेंट जो हैं वो डीजनरेटिव और आयुर्वेदा रोमेटोलॉजी से मिक्स कंडीशंस के हमारे पास आए, और वो सक्सेसफुली ट्रीट भी हुए. लेकिन जब हमने ऑल इंडिया बेसिस पे भी ये देखना शुरू किया कि लोगों का रुझान एंड कंडीशंस, किन कंडीशंस पे लोग बेटर फील करते हैं और आयुर्वेद के इमीडिएट रिजल्ट किस पे देखने मिलते हैं, तो हमें आयुर्वेदिक रोमेटोलॉजी के पेशेंट और उनके डेटाबेस भी ज्यादा दिखा, और साथ ही साथ उनके नंबर्स पूरे भारत में इस कंडीशन में आयुर्वेद से बेनिफिट पाते हुए हमें ज्यादा देखने मिले. आयुर्वेदा कार्डियोलॉजी, आयुर्वेदा ऑन्कोलॉजी, ये सारे फील्ड पे हैं. लेकिन मेरी प्रैक्टिस में मुझे इनिशियल 10,000 पेशेंट में जब इसका डेटा बहुत ज्यादा लगा, तो मैंने इस लाइन को और डेप्थ में पढ़ना और समझना और ग्रंथ से निकालना शुरू किया.
तो मुझे इसमें काफी बेनिफिट भी मिला। और ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत आसानी से और ग्रंथ को पढ़ते हुए प्रैक्टिस में लाते हैं तो हमें बहुत अच्छे सक्सेस रेट मिलते हैं। अब तो डेटाबेस 24,500 पेशेंट का हो चुका है, लेकिन उस टाइम जब मैंने इस प्रैक्टिस को इस तरीके से लिया था तो मुझे ये क्लियर हो गया था कि आयुर्वेदा रोमेटोलॉजी के लिए हमारे ग्रंथों में बहुत अच्छा ट्रेजर है और बहुत प्रॉपर और स्ट्रेट तरीका है इसको डायग्नोस करने का और इसको ट्रीट करने का। तो इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना और समझा। थैंक यू सो मच सर। सर हमारे साथ स्टूडेंट्स और वैद्य दोनों ही जुड़े हैं, तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस को समझना है तो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, बट व्हाट इज एक्चुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस? मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जब हम मॉडर्न साइंस का कोई वर्ड सुनते हैं या समझते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक मॉडर्न टर्म है और ये मॉडर्न साइंस ने इजाद किया हुआ है। तो हमें उसी की शब्दावली में और उसको पहले जो समझाया गया है पहले उसको उस डेफिनेशन को एक्सपांड करना चाहिए। सो ऑस्टियो इज बोन एंड अर्थराइटिस इज द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेमेशन बट इन द डीजेनरेटिव फॉर्म। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ लिंकेज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट अलोंग विद द इन्वॉल्वेशन ऑफ द बोन। इसका मतलब ये होता है कि बोन यानी कि हड्डियां जो कि घिस रही हो और साथ ही साथ उनके उनके जो जोड़ हैं वहां पर एक इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया हो, ऐसी अवस्था को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। सो इट इज अ कंप्लीट लिंकेज ऑफ बोन एज वेल एज जॉइंट। बाकी जो अर्थराइटिस होते हैं उनमें हम जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में समझेंगे तो अब हम उससे समझेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से वो भिन्न कैसे हो जाते हैं। अभी अगर डेफिनेशन समझें तो ऑस्टियो यानी कि बोन्स एंड अर्थराइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, ये दोनों को कंबाइन करके हम समझ पाएंगे कि वो एक जॉइंट डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है। ओके सर। सर और अगर यही आयुर्वेद से हमें कंपेयर करना है या कोरिलेट, अगर इफ आई कैन यूज द वर्ड, तो क्या हम इसको संदिग्धवाद से कोरिलेट कर सकते हैं? क्या ये अप्रोच पहली बात तो सही है, और अगर है तो फिर संदिग्धवाद क्या है सर? एक्चुअली ये अप्रोच वैसे तो जब हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं तो सही नहीं मानी जाती, लेकिन अभी क्या होता है कि पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस होकर आता है या उसने शब्दावली ये ज्यादा सुनी रहती है, तो हमारे वैद्यों को मैं कहता हूँ कि मॉडर्न को मॉडर्न की तरह और आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह पढ़ना चाहिए। लेकिन जब हमारे पास पेशेंट आता है संदिग्धवात अवस्था का, तो हमें संदिग्धवात जो ग्रंथ में दिए हैं उन सारी डेफिनेशंस को एक साथ इकट्ठा करना चाहिए। जैसे आचार्य चरक ने जो लिखी हो, आचार्य वाग्भट ने जो लिखी हो, आचार्य माधवकर ने जो लिखी हो, इन तीनों को कंबाइन करके उसके जितने भी सिम्टोमोलॉजी है उसको एक बार देखना चाहिए कि हमारे शब्दावली क्या कही गई है। क्योंकि हमारा जो पूरा ग्रंथ है वो प्रमाण के आधार पे लिखा गया है। 4 प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आप्तोपदेश और उपमा प्रमाण। इन चारों को अगर कंबाइन करें तो इन चारों के ही जो थॉट प्रोसेस हैं वो इनकी जो डेफिनेशंस होती हैं उसको देखने में मिलता है। तो संदिग्धवाद की जो डेफिनेशन होती है तो वो डेफिनेशन ऐसी है कि वो डायरेक्टली लक्षणों को लिखते हैं, क्योंकि ग्रंथ लिखते टाइम वो लक्षणों को डायरेक्टली मेंशन करते हैं। जैसे कि शोथा आकुंचनो प्रसारणे पीड़ा, तो ये जो है वातपूर्ण धृति स्पर्शम शोथा आकुंचने प्रसारणो पीड़ा, ऐसे जब ऐसा कॉम्बिनेशन जब हमें दिखेगा तो उसे संदिग्धवाद कहा गया है। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में डायरेक्टली ये सिम्टोमोलॉजी मेंशन नहीं है, उसकी डेफिनेशन ये है कि जहां पर भी बोन और जॉइंट और वहां पर इन्फ्लेमेशन होगा वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। उसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स भी अलग होंगे, उसकी थॉट प्रोसेस भी अलग होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि डोंट कंपेयर बट अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स सेपरेटली। संदिग्धवाद को संदिग्धवाद जैसे समझें और ऑस्टियोआर्थराइटिस को ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे समझें। ये जरूर हो सकता है कि हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस करके आता है, इसीलिए हमें उसकी उसकी पूरी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। ओके सर। एंड सर अगर कोई भी डिजीज को ट्रीट करना है तो उसका डायग्नोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो हमको अगर डायग्नोस करना है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को अलग से और संदिग्धवाद को अगर डायग्नोस करना है तो उसका क्राइटेरिया क्या है? एंड सेकेंडली सर उसमें एमआरआई और जो इमेजिंग टेस्ट हम लोग करते हैं उसका कितना इम्पोर्टेंस है सर? वेरी नाइस क्वेश्चन, और इस बात को मैं अलग बहुत प्रॉपर्ली आपको समझाता हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो है, पहला क्लिनिकल डायग्नोसिस, दूसरा है रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस और तीसरा है हेमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस।
तो डायग्नोसिस जो मॉडर्न साइंस के हैं उन्हें मॉडर्न साइंस जैसे ही समझना चाहिए। क्लिनिकल डायग्नोसिस में पेशेंट के जो एग्जामिनेशन है उसे उसके एग्जामिनेशन को हम वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, और उसका फर्स्ट इज दिस कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो हमें कंप्लेन क्या करता है, तो दैट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो उसकी जो चीफ कंप्लेंट है उसको समझना और लिखना चाहिए। वो क्या हमें बता रहा है कि उसका जो पेन है वो किस टाइम पर हो रहा है, कितनी इंटेंसिटी से होता है, और किस तरीके और किस जॉइंट पे हो रहा है। कभी कभी वो बोलता है कि नी जॉइंट पे हो रहा है, कभी वो और किसी बड़े जॉइंट का नाम लेता है, लेकिन मूवमेंट के टाइम पे हो रहा है या कंटिन्यूस हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर आते हैं। तो अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं तो सवाल नंबर 1 आता है कि पेन की इंटेंसिटी क्या है। दूसरा क्वेश्चन आता है पेन कौन कौन से जॉइंट्स पे है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि पेन क्या कंटिन्यूस है या फिर एट द टाइम ऑफ मूवमेंट है, यानी कि चढ़ते और बैठते या पैदल चलते समय उसे पेन हो रहा है। चौथा, स्वेलिंग के साथ में पेन है या फिर स्वेलिंग के बिना पेन है। पेन के कारण क्या नींद डिस्टर्ब होती है। ऐसे 4 या 5 सवाल जो पूछकर और उसको क्लिनिकली देखकर, यानी कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन में उसके जॉइंट के जो मूवमेंट होते हैं उनमें हमें मूवमेंट्स को चेक करके कि वो कितने मूवमेंट्स कर पा रहा है, एबडक्शन और एडक्शन, ये सारे मूवमेंट चेक कर कर हमें ये पता चलता है कि अगर मूवमेंट के ड्यूरेशन में उसे पेन हो रहा है तो ये डेफिनेटली ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अगर पेन कंटिन्यूस है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस विथ इन्फ्लेमेशन यानी कि पॉलीआर्थराइटिस जैसा भी हो सकता है। हमें अगर ये पता चलता है कि वो उठते और बैठते समय उसको ज्यादा पेन हो रहा है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा है। अब क्लिनिकल डायग्नोसिस में जो सब क्लिनिकल सेगमेंट होता है जिसमें कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर यानी कि फीमेल्स में ये ज्यादा होना ऐसा स्वभाव से ज्यादा देखा गया है, क्योंकि वहां पर बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इसमें कैल्शियम जो डिपोजिशंस हैं या कैल्शियम का जो डिप्लेट रेट है वो बहुत वीक हो जाता है, और हमारे जो जॉइंट्स हैं वो फीमेल केसेस में वीक हो जाते हैं, यानी कि ये केसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा जो है, जिनकी स्मोकिंग हिस्ट्री होती है उनको ये केसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद है रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस। हमें इसमें एक्सरे, अगर नी जॉइंट में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है तो नी जॉइंट का एक्सरे एपी और लेटरल व्यू में कराना चाहिए। और अगर हमें और रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट देखने हैं तो एमआरआई ऑफ नी जॉइंट अगर नी जॉइंट में हुआ है, या एमआरआई ऑफ शोल्डर जॉइंट अगर शोल्डर जॉइंट में हुआ है, तो हमें ये प्रिस्क्राइब करना चाहिए। उसके साथ में हेमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस में इसमें सीरम कैल्शियम और सीबीसी विथ ईएसआर जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो रिलेवेंट फैक्टर है वो कैल्शियम रेट डेफिनेटली हो सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए सपोर्टिवली हमें सीआरपी रेट, सीआरपी सीरम यूरिक एसिड और आरए फैक्टर को डिफरेंशियल डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसी ब्लड टेस्ट में कराकर रखना चाहिए। कैसे डिफरेंशिएट करना है ये हम आगे और भी अगर डिस्कशन आएगा तो समझेंगे। अभी डायग्नोसिस समझने के लिए हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस और हेमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस पहले अच्छे से समझना चाहिए। दूसरा सेगमेंट है संदिग्ध वात को कैसे डायग्नोस करें। हमारे यहाँ जो परंपरा बताई गई है वो है दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न की। दर्शन करना यानी कि हमारे यहाँ बताया गया कि अपने जिस भी संधि में शूल हो रहा है या आकुंचन और प्रसारण के समय पीड़ा हो रही है तो उसको देखना है। तो किस तरीके से देखना है, दर्शन में वातपूर्ण धृति स्पर्श ऐसा एक शब्द आया है, तो उसमें वातपूर्ण यानी कि वहां पर जब हम टच करते हैं तो ऐसा लगना ज्वाइंट के स्तर पे जैसे कि हवा भरी हो, और उसका स्पर्श धृति यानी कि पानी जैसा हो, यानी कि गुब्बारे में जब हम पानी भरते हैं तो उसमें हवा और धृति ऐसा दोनों चीजें रहती हैं। तो जिस तरीके का वहां पर टच आता है तो वो दर्शन के बाद स्पर्श करके जो धृति है उसका स्पर्श चेक करना चाहिए। शोथ चेक करना चाहिए स्पर्श करके कि वो ठंडा शोथ है या गर्म शोथ है। अगर वो गर्म शोथ है तो इसमें रक्त का अनुबंध हुआ है, यानी कि व्याधि संदिग्धवात से हटकर और भी कुछ हो सकती है। और साथ ही साथ प्रश्न करना, यानी कि सिर्फ आकुंचन और प्रसारण के समय पीड़ा होती है या फिर सतत पीड़ा यानी कि कंटिन्यूस पेन होता है, ये 2 सवाल हमें पूछना चाहिए। और इससे ही दर्शन और स्पर्शन और प्रश्न के माध्यम से संदिग्धवत का डायग्नोसिस होगा। और अगर हम क्लिनिकल, हेमेटोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल सेगमेंट पे जाएंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का डायग्नोसिस हमारे सामने आएगा। उसमें हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस में, उसमें मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री की पूरी क्वेश्चन, पास्ट जो सर्जरीज हैं उनकी क्वेश्चनिंग, और तीसरा कि एक्सीडेंटल कोई कंडीशन है उसकी क्वेश्चनिंग भी एड ऑन करना चाहिए।
थैंक यू सर। सर, और जैसे आपने कहा कि कभी भी कोई पेशेंट आता है तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस करके ही हमारे पास आता है, बट हमारे में ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, तो हम उसको संदिग्ध वात की तरफ लेकर चलते हैं, जो कि गलत अप्रोच है। बट उसका जो डायग्नोसिस है, जैसे अगर वो एमआरआई करा के आया, एक्सरे करा के आया, तो उसको अगर हम लोग डायग्नोसिस में यूज करें संदिग्ध वात के, तो क्या वो हेल्पफुल है या वो अप्रोच सही है कि उसका कोई रोल नहीं है अगर एक डायग्नोसिस बनाना है तो? ये वैद्य के सेल्फ नॉलेज इम्प्रोवाइजेशन के लिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस हो गया है, इससे ये हेल्प जरूर हो जाती है कि अगर उसने एमआरआई कराई है और एक्सरे कराया, उस पर डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं और ऑस्टियोफाइट्स बड़े हुए दिख रहे हैं, तो ये हमें जरूर पता चल जाता है कि वो डिजेनरेटिव अवस्था यानी कि वहां निरुपस्तंभित वात यानी वात प्रकोप की अवस्था तो डेफिनेटली हो रही है। इसके अलावा हमें मिक्स करके उसको ट्रीटमेंट में नहीं ले जाना चाहिए, हमें डायग्नोसिस के लिए और सपोर्टिवली रखने चाहिए, लेकिन उसका डायग्नोसिस मॉडर्न व्यू से ही और मॉडर्न व्यू का रहना चाहिए। लेकिन इनको मिक्स करके और इंटरवीन ऐसे समझना कि अगर उसमें ऑस्टियोफाइट्स बड़े हुए हैं या फिर उसका स्पेस रिडक्शन हो गया है तो हमें वात बड़ा हुआ समझना चाहिए, ये एक तरीके से अनुमानित प्रमाण हो सकता है, यानी अनुमान प्रमाण के माध्यम से हम जरूर सोच सकते हैं। इट इज नॉट अ रॉन्ग अप्रोच, लेकिन हमें अपने जो डायग्नोस्टिक्स टूल्स हैं उनसे ही उसको कंफर्म करना चाहिए कि ये आकुंचन प्रसारण का पेड़ है, वातपूर्ण द्वितीय स्पर्शता है, शोथ है, तभी हम उसे संदिग्ध वात जैसे टर्म करें। ये जरूर हमें समझना चाहिए, क्योंकि उसकी जब हम चिकित्सा करेंगे वो संदिग्ध वात के इंटरवेंशन पे करेंगे, ना कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के। सर, और सर कोई भी डिजीज के लिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है निदान, तभी हम उसका परिवर्जन करके उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो इन दोनों का अगर हम लोग सेपरेटली निदान की बात करें, तो क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में क्या निदान हो सकते हैं और संदिग्ध वात के केस में से क्या निदान हो सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। इसमें संदिग्ध वात के जो निदान हैं उनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, मैं उसके पहले मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में आपको समझाता हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो सेगमेंट है उसमें जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए जब हम इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को देखते हैं तो उसको हम सब में डिवाइड करते हैं, लाइक फूड कैरेक्टर्स, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ड्राई सेगमेंट और ऐसी चीजों का लेना जो जिसमें कि नट्स भी आते हैं, वो सिर्फ कैल्शियम डिपोजिशन को तो ठीक करते हैं, लेकिन उसका डाइजेस्टिव सेगमेंट अच्छा ना होने की वजह से वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर्स बन पाते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग होना इसके एक सेगमेंट है। यहाँ पर इटियोलॉजिकल फैक्टर थोड़े से डिफरेंट है, आप देखेंगे यहाँ पर कंडीशंस के नाम बहुत स्पेसिफिक करे गए हैं, फीमेल में ज्यादा प्रोन है और साथ ही साथ इसमें एक्सीडेंटल हिस्ट्री को दिया जाता है, ऑपरेटिव हिस्ट्रीज को देखा जाता है, साथ ही साथ उसकी वॉकिंग हिस्ट्री को देखा जाता है, एक्सेसिव यूज ऑफ जॉइंट्स को देखा जाता है, वेट को देखा जाता है। अगर हम संदिग्ध वात के डायग्नोसिस को देखें तो वात चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 28 वात के जो सामान्य निदान हैं उनको हमें डिवाइड करना पड़ता है और इसे क्वेश्चनर फॉर्मेट में उसको बनाना पड़ता है। हम क्वेश्चनर फॉर्मेट में जरूर बना के रखें, तो उससे आसानी क्या होती है कि वात के निदानों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आहारज निदान, विहारज निदान, मानसिक निदान और अन्य निदान। तो अन्य निदानों में हमें देखने मिलता है कि उसमें भी एक्सीडेंटल हिस्ट्री, ऑपरेटिव हिस्ट्री, अगर नाम चेंज करे गए हैं वहां उसे मर्माघात ऐसा नाम दिया गया है, और साथ ही साथ जो एक्सीडेंटल हिस्ट्री है वो भी मर्माघात में आती है। और साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि वहां पर हयो, उष्ट, यान, इन पे चलना और बहुत ज्यादा पैदल चलना, इन चीजों को भी बोला है। भार उठाकर चलना, इन चीजों को भी बोला है, यानी कि प्लवन करना, बहुत एक्सेसिव स्विमिंग करना, इन सेगमेंट्स को भी बोला है। खाने की जो चीजें हैं उनमें बहुत क्लैरिफाई किया हुआ है उन्होंने कि रुक्ष चीजों की जो लिस्ट हम करते हैं तो रुक्ष जो सेगमेंट होते हैं वहां पर हमें डायग्नोस करना पड़ता है कि अभी के एरा में रुक्ष चीजें वो क्या क्या ले रहा है, वो ब्रेड का इंटेक कितना कर रहा है, टोस्ट सुबह उठकर कितना ले रहा है, चने का अगर अकेला इंटेक कितना कर रहा है, बेसन कितना इंटेक कर रहा है, ये सारी जो चीजें हैं ऐसे बहुत सारे निदानों को हम क्वेश्चंस करते हैं और यस नो क्वेश्चनर के फॉर्मेट में उसे फाइनली डायग्नोस करते हैं कि ये सच में संदिग्ध वात इन कारणों से हुआ है तो इन्हें स्टॉप करना है। लेकिन पहले हम उसे डायग्नोस कर लेते हैं दर्शन स्पर्शन प्रश्न के माध्यम से। फिर हेतुओं का परिवर्जन करना है तो पहले हेतुओं को जानने के लिए हमें 2 और 3 सेशंस पेशेंट के लग जाते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस भी पहली बार में किस कारण से एग्जैक्ट हुआ है ये पता कर पाए, उसमें भी क्वेश्चनर 2-3 बार में ही फाइनलाइज हो पाता है। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि हमारी जो टर्मिनोलॉजी है हमें उसी पे सवाल कर
फाइनलाइज करना चाहिए कि संदिग्धवात इस कारण से हुआ है, तो उस कारण को बंद करना है, क्योंकि 50% जो ट्रीटमेंट का पोर्शन है वो निदान परिवर्जन है, तो हमें निदान जानना बहुत जरूरी है। जी सर। और जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो हम देखते हैं सुबह से शाम तक आज के टाइम पे इतना पोल्यूटेड फूड ही इतना पॉइजन है, इतना मतलब उसमें चेंजेस आ चुके हैं कि पूरे दिन भर में देखेंगे तो निदान ही निदान का सेवन वो कर रहा है। तो फिर हमको कैसे उसको काउंसिल करना चाहिए, उसको कैसे मॉडिफाई करना चाहिए, एक तो वो प्रिवेंट कर सके और दूसरा अगर उसको हुआ है तो वो क्योर कर सके इस प्रॉब्लम को सर। एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जो हम निदान पढ़ते हैं, कोई भी आयुर्वेद वैद्य निदान पढ़ता है ना, तो उससे लगता है ये सारी चीजें निदान हो रही हैं, लेकिन हमें उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उस पेशेंट के लिए निदान क्या बना है। जैसे कि लिखा रहता है प्लवन करना, यानी कि स्विमिंग करना निदान है, लेकिन सभी जितने लोग स्विमिंग कर रहे हैं उन सभी को ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर संदिग्धवात जैसी अवस्था नहीं हो रही है। तो हमें ये समझना पड़ता है, पॉइंट आउट करना पड़ता है कि इसके लिए एक्चुअली निदान कौन सा हुआ है और उसको बंद करना कितना जरूरी है, क्या कितना बड़ा फैक्टर बन रहा है। जैसे कि हम लोग ज्यादातर पेशेंट में देखते हैं कि ज्यादातर लोगों को बोल दिया जाता है कि आपको वॉकिंग करना बहुत अच्छी चीज होती है, ये एक जनरलाइज टर्म है, लेकिन जिन लोगों को संदिग्धवात जैसे लक्षण आते हैं वो आकुंचन और प्रसारण, उन लोगों को वो सेगमेंट ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आता है। तो आकुंचन और प्रसारण करना यानी कि उसे वॉक करने में दिक्कत आएगी, तो हमें उसके निदान में वॉकिंग को कम करके लेटा कर, मतलब लेट के एक्सरसाइज करना, आकुंचन प्रसारण करना, जिससे कि उसकी वेट बेयरिंग ना हो, ये करके हम उसके निदान को 50% प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें कि जॉइंट रिस्ट्रिक्शन ना आए। लेकिन वॉकिंग करवाना, वॉकिंग करते रहना, ये उसके लिए प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो ऐसे हम जब क्लिनिकली देखते हैं या फिर उस पर्टिकुलर पेशेंट से सवाल करते हैं तो हमें बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। जैसे मैंने वॉकिंग का एग्जांपल दिया, यानी कि चने खाने का, घी से दूर रहने का, ये सारे बहुत सारे ऐसे मिथ हैं। जैसे कि गाय का घी बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते लोग, लेकिन गाय का घी खाने से ना तो कोलेस्ट्रीमिया होने वाला है, ना तो कार्डियोपैथी क्रिएट होने वाली है। तो हमें ये समझ के पेशेंट को एजुकेट करके उसे समझाना चाहिए कि आपको गाय का घी लेना है जिनको ये संदिग्धवात जैसे लक्षण आ रहे हैं या हेतु बन रहा है। जी सर, थैंक यू सर। जितने भी क्वेश्चंस हैं वी आर गोइंग टू एड्रेस एट द एंड ऑफ द सेशन, तो आप अपने क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। सर इज श्योरली गोइंग टू आंसर दैट। सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने डायग्नोसिस की बात कर ली, निदान की बात कर ली, नाउ कम्स द ट्रीटमेंट पार्ट सर। तो अगर हम लोग दोनों को सेपरेट ट्रीटमेंट वाइज भी समझें तो क्या अप्रोच होता है ट्रीटमेंट में और व्हाट इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सर? In the case of osteoarthritis, we generally found glucosamine is the first line of treatment along with the painkiller. They are also using such kind of NSAID drugs as a external application. उनका ज्यादातर इस तरीके की अप्रोच है और ज्यादातर वो इसमें जॉइंट को सपोर्ट करने वाले जो बेल्ट्स होते हैं या बैंड्स होते हैं उनका ज्यादातर प्रयोग करते हैं। दिस इज अ मेजर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड फाइनल देयर प्रीडिस्पोजिंग सेगमेंट इज कि वो एंड में जो है फाइनली नी रिप्लेसमेंट को वो लेकर जाते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 65 to 75, और नी रिप्लेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपी एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट, इस तरीके का एक ऑस्टियोआर्थराइटिस का फॉर्मेट है। लेकिन हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो इन सारी चीजों से ही बचने के लिए वो आता है, वो ऑलरेडी बैंड यूज कर रहा होता है, एप्लीकेशन कर रहा होता है। लेकिन संदिग्धवात में जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है स्नेहन, स्वेदन और मृदु संशोधन, यानी कि वात की सामान्य चिकित्सा। उसमें बहुत आसानी से हम जब स्नेहन और स्वेदन करते हैं तो अगर हमें ये देखने मिल जाता है कि वो पेशेंट जो है वो आकुंचन और प्रसारण के समय उसको पेन हो रहा है, शोथ है, लेकिन वो वात निरुपस्तंभित वात की अवस्था में है, तो हम बहुत आसानी से शीरबला तेल को, यानी कि स्नेहन में शीरबला तेल, धन्वंतर तेल, इनका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। स्वेदन में हमें स्निग्ध स्वेद को करना है, जिसमें हम वाष्प स्वेद को देते हैं या फिर लेपन करते हैं या फिर पोटलियां करते हैं जो कि स्निग्ध हो, यानी कि हम वहां पर जो ऐसी पोटलियां देते हैं या बोलस देते हैं जो कि स्निग्ध रहते हैं। एग्जाम्पल है षष्टिकशाली को भी ज्यादातर प्रयोग में लाया जाता है। मृदु संशोधन के लिए उसे मृदु विरेचन एवरीडे देते रहना चाहिए जो कि स्निग्ध हो, यानी कि एरंड तेल का भी प्रयोग किया जा सकता है। और खाने में भी हम लोग जब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेते हैं तो मधुर, अम्ल, लवण, इस तरीके का डाइटरी रेजिम उसे देना शुरू करते हैं। तो संदिग्धवात का जो सेगमेंट है वो कंप्लीटली आयुर्वेद बेस पे अष्टांग हृदय सूत्र स्तन 13 का बेस लेकर उसका डायग्नोस्टिक प्रिंसिपल लेते हैं और पूरे तरीके से उसी को फॉलो करते हुए जो ब्रह्मांड के लाइन में तेल आए हैं, बला तेल, शीर बला तेल, इनका प्रयोग करते हुए
लेकिन हमने प्रोटोकॉल्स इस तरीके से बनाए हैं कि हमें स्वर्ण का प्रयोग करते हुए अभ्यंग, श्वेत और मृदु संशोधन जो है वो 30 डेज मिनिमम ट्रीटमेंट थेरेपी देना चाहिए और 30 डेज के बाद उसको वापस से इन्हीं क्लिनिकल डायग्नोसिस के बेसिस पे फॉलोअप लेना चाहिए। तो इस तरीके से जो हमने अभी तक जो केसेस देखे हैं उसमें 9,500 केसेस सिर्फ संदिग्धवाद के हैं। तो उनमें हमने जब देखा तो 30 डेज में पेशेंट को 60 to 65% इम्प्रोवाइजेशन और कंप्लीट रिलीफ जो है वो 90 to 100 डेज के बीच में आया है। और हमने उसका फॉलोअप उसके बाद भी 6 मंथ तक लिया है और उसमें हमने ये देखा है कि पेशेंट का रिहेबिलिटेशन सेगमेंट और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं, यानी कि संदिग्धवाद की आकुंचन प्रसारण की जो समस्या है उनमें, और अगर वेट मिनिमाइज मतलब थोड़ा भी अगर कम कर लिया है अगर पेशेंट ने, तो हमें वो 100% भी क्योर हुए पेशेंट हमारे पास में है। जी सर, सर आपने मेंशन किया मृदु संशोधन जैसे इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, तो उसको थोड़ा सा और इलाबरेट करें तो, बिकॉज आयुर्वेद में इसकी यूएसपी है हमारा पंचकर्म। सो संदिग्धवाद के केस में व्हाट इज द रोल ऑफ पंचकर्मा और कितने सारे हम पंचकर्म को एड ऑन कर सकते हैं सर ट्रीटमेंट के बेसिस पे? ठीक है, मैं पहले बताता हूँ पंचकर्म में मृदु संशोधन का जो सेगमेंट है उसे समझने के लिए। मृदु संशोधन विरेचन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके 4 डिविजन्स होते हैं विरेचन में। हम सबसे पहले देखते हैं तो एक मृदु संशोधन में जो आता है वो श्वसन आता है। श्वसन जो सेगमेंट है वो उसमें अमलतास का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है और स्निग्ध द्रव्यों में एरंडमूल का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो होता है ये बहुत एवरीडे दिए जाने वाली मेडिसिन हैं और इसके संशोधन के माध्यम से जो रुका हुआ वात रहता है या फिर एक वात बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर हो रहा है तो पैसिफाई होके वहां जहां पर उसने संप्राप्ति गठन करी है संदिग्धवात की उसे वो हटा देता है और उससे बेटर ये हमें बेनिफिट मिलता है कि वहां पर जो रुका हुआ वात है वो हटता है और वहां पर जो जिसके कारण वो पेन क्रिएट कर रहा था और एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था, वेदना जो होते हैं, जो वेदना हम शब्द कहते हैं, जो वेदना क्रिएट कर रहा था वो हट जाती है। तो ये मृदु संशोधन के बारे में हुआ। लेकिन इसमें आगे जो है जो प्री प्रक्रियाएं जो हैं जो हम पंचकर्म में बोलते हैं, जो प्री प्रक्रिया स्नेहन और स्वेदन, इसका मेजर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनता है। इसमें वमन और विरेचन इंडिकेटेड नहीं है। इसमें बस्तियां डेफिनेटली इंडिकेटेड है, जिसमें कि बृहण बस्तियां और मात्रा बस्ती। मात्रा बस्ती में भी हम लोग बला, शीर बला, इनकी जो क्वांटिटी है 60 ml हम लेते हैं मात्रा बस्ती में और साथ ही साथ उसमें 10 ग्राम जो है वो हम लोग सेंधा लवण मिलाते हैं और इसे भोजन के बाद यानी कि मोस्टली हम जो मूंग दाल खिचड़ी है या फिर दलिया है उसको लेने के तुरंत बाद ही हम इसकी मात्रा बस्ती 8 days to 16 days देते हैं और काफी अच्छे इम्प्रोवाइजेशन इसमें देखने मिलता है। पेशेंट को बहुत ज्यादा एक्सेसिव वॉक, इन सारी चीजों से मना किया जाता है। बहुत देर तक दिन में सोना, बहुत सारा सामान उठाकर चलना, बहुत सारी एक्सरसाइजेस करना, ये सारी चीजें उसमें अवॉइडेड रहती हैं 30 डेज तक। तो और रक्त मोक्षण का जो सेगमेंट है वो अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इसके साथ में क्लब करी है तभी हम यूज करते हैं और नस से जो है वो डेफिनेटली बेनिफिशियल रहता है इसमें। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बस्ती हम नस से इसमें जरूर देते हैं क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन है जितना भी घृत का, जिसमें हम गोघृत का प्रयोग से ज्यादा करते हैं, ये उसमें नॉन रिकरेंस यानी कि अपुनर्भव चिकित्सा के रूप में नस से जो है वो 60 डेज तक देते हैं, जिसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। थैंक यू सर। तो और कई जगहों पे जानू बस्ती भी प्रैक्टिस की जाती है फॉर संदिग्धवाद केसेस, तो उसका कितना बेनिफिट है सर? ये एलाइड पंचकर्मा के जो सेगमेंट हैं जैसे कि जानू धारा, जानू बस्ती, ये डेफिनेटली बहुत हेल्प करते हैं। जब हम अगर हम पेशेंट का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उस ड्यूरेशन में हम इसे क्लब कर सकते हैं, लेकिन वो पेशेंट की इंटेंसिटी ऑफ पेन या फिर बहुत ज्यादा जो हेतु हैं वो अगर बंद नहीं कर पाया है तभी इन बस्तियों जानू बस्ती और जानू धारा को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। इसमें यूजफुल तेल होते हैं धनवंतर तेल, शीरबला तेल और बला तेल। सर एक वैद्य का अच्छा क्वेश्चन है कि ये सारा ट्रीटमेंट फॉलो करने के बाद एक्सरे में क्या हमें कोई चेंजेस मिलते हैं आफ्टर? डीजनरेटिव केसेस में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में तो डेफिनेटली चेंजेस मिलते हैं और देखने मिले भी हैं। उसमें जो बीच में कार्टिलेज लॉस होता है वो कार्टिलेज लॉस रिपेयर होने लग जाता है। ऑस्टियोफाइट्स में कोई भी चेंजेस नहीं मिलते। जो चेंजेस आते हैं मेनिस्काई में वो इम्प्रोवाइज होते हैं, लेकिन ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं मिलते हैं एक्सरे के रूप में। लेकिन पेशेंट की जो क्लिनिकल कंडीशन होती है उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन है और पूरा का पूरा रिकवरी भी देखने मिलती है। Okay, so I hope आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। Then, so moving on to the next question, if you can highlight the role of आहार कल्पना in संदिग्धवाद.
So if you could do that, sir. आहार कल्पना में हमने एक डाइट प्लानर रेडी करा है जिसमें कि जो मोस्टली जो डाइट सेगमेंट्स होते हैं वो मधुर, अम्ल और लवण। ये सुनने में तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि मधुर, अम्ल और लवण हम कैसे फाइनलाइज करेंगे। तो जब हम मधुर सेगमेंट देखते हैं तो हमें देखने मिलता है कि गोधूम यानी कि हमारे जो गेहूं है वो भी इसमें आया है। साथ ही साथ जो गेहूं की रोटियां हैं उनमें गाय का घी प्रयोग करना। अम्ल के रूप में हमें आंवले का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा लाना। लवण के रूप में जो सेंधा लवण है वो खाने में ज्यादा प्रयोग में लाना। मधुर में मुनक्का, किशमिश, इनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करवाना। रात का खाना जो है वो 6-6:30 बजे तक खत्म करना जिसमें कि उसका डाइजेशन भी प्रॉपर हो। जो हम इस तरीके के मॉर्निंग रूटीन पूरा क्रिएट करवाते हैं जिसमें कि जो उसमें 10 बजे उसका सुबह का खाना कंप्लीट होता है और 6 बजे उसका शाम का खाना कंप्लीट होता है। बीच के ड्यूरेशन में मुनक्का, किशमिश, इनका प्रयोग करना और जो पानी है उसमें साथ साथ में आंवले का प्रयोग करना, जिंजर का प्रयोग करना। ये इस तरीके का पानी अगर वो बीच बीच में पीता रहता है तो इंडाइजेशन या आमज अवस्था यानी या फिर उपस्तंभित वात नहीं क्रिएट होता और साथ ही साथ यहाँ पर नरिशिंग एंड हीलिंग कंप्लीट होती जाती है। तो गेहूं का प्रयोग इसमें हम बंद नहीं करते हैं, इसमें मूंग दाल का प्रयोग हम बंद नहीं करते हैं, इसमें सब्जियों में जो है हम मॉडर्न का सेगमेंट ना लेके वैदिक कल्चर में उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं कि सिर्फ चना और बेसन इनको छोड़कर हम ज्यादा से ज्यादा ब्रहण चीजों का इस्तेमाल इसमें लेकर चलते हैं। तो जो अवॉइड करने वाली चीजें वो ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए कि चना, बेसन, उड़द दाल, इन तीनों चीजों को अवॉइड करें। दही को डेफिनेटली अवॉइड करें। उसकी जगह पर अम्ल में लेना है तो आप मठे को लें या आंवले को प्रयोग करें। कढ़ी का प्रयोग आप डेफिनेटली कर सकते हैं इसमें। ओके सर। सर और इन सभी केसेस में वेट मैनेजमेंट का कितना इम्पोर्टेंस है सर? अगर पेशेंट को अगर हमें एक्चुअली वेट मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है आजकल क्योंकि ज्यादातर मैंने कहा ना कि फीमेल पेशेंट में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ज्यादा है, वेट बहुत ज्यादा है, नॉन एक्सरसाइजिंग जोन ज्यादा है, सडनली एक्सरसाइज करना इसमें प्रॉब्लमेटिक है। तो वेट मैनेजमेंट साथ में दिया जाता है लेकिन उसमें लेखन चिकित्सा के नाम माध्यम से पहले हम जो है इसमें इसको मैंने कहा कि पाचन चिकित्सा को ज्यादा अगर हम यूटिलाइज करेंगे तभी हमें इम्प्रोवाइज होता है। और मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सरसाइजेस यानी कि उसकी जो एक्सरसाइजेस हैं उनको हमें डेफिनेटली चेंज करना चाहिए क्योंकि वो क्या करते हैं वॉकिंग एक्सरसाइजेस एंड कार्डियो एक्सरसाइजेस पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं वेट कम करने के लिए। जो वेट ट्रेनिंग है उसमें भी लेट कर जो एक्सरसाइजेस होती हैं, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस होती हैं या साथ ही साथ प्लैंक्स होते हैं, इनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा योग का प्रयोग करना चाहिए। योगासन में भी जो लेटने वाले योग हैं और साथ ही साथ अगर सपोर्टिवली सूर्य नमस्कार एक लौता है जिसे हम सपोर्टिवली कर सकते हैं लेकिन इसकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली 5 सूर्य नमस्कार ही मैं ज्यादातर देता हूँ लेकिन ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि जो लेट कर पैर को उठाने वाली लेग रेज एक्सरसाइजेस हैं उनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू सर। सर और जैसे आपने कहा कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इज अच्छे से मैनेज किया जा सकता है थ्रू आयुर्वेदा, बट अगर कोई हायर ग्रेड 3 का पेशेंट है, ग्रेड 4 का पेशेंट है और हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो क्या हमें उन्हें रेफर करना चाहिए फॉर नी रिप्लेसमेंट और वी शुड फोकस ऑन आवर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सर? Actually, the patient if is having 65 to 75 age और भी डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं लाइक वो डायबिटिक अनकंट्रोल सिचुएशन में है, साथ ही साथ कुछ कार्डियक सेगमेंट्स हैं जिसमें वो एक्सरसाइजेस फॉलो नहीं कर सकता, तो उन केसेस में हम लोग डेफिनेटली रेफर भी करते हैं। 12-15% केसेस ऐसे हुए भी हैं जिसमें ग्रेड 3 और ग्रेड 4 है और वो नी रिप्लेसमेंट के बाद, लेकिन प्रॉब्लम ये हमने देखना मिला है कि वो फिजियोथेरेपी में भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ वो एक रेफरल ही होता है। अदरवाइज हमें कितना रिजल्ट उसमें भी फाइनलाइज हुआ है, कुछ केसेस में 6% केसेस में तो अच्छे रिजल्ट मिले भी कि उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ और वो दे आर वॉकिंग नाइसली नाउ, लेकिन वो एज 65 to 75 के बीच में ही होते हैं। Okay, sir. And moving on to the next question, what about differential diagnosis? अगर हमें संदिग्ध वात का differential diagnosis बनाना है from rest of the cases, तो how can we differentiate? पहले हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को देखते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस, रिएक्टिव अर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऐसे सेगमेंट्स आते हैं, जिसमें कि जो इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस हैं या रिएक्टिव अर्थराइटिस हैं या फिर साथ साथ में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हैं, इनमें होता क्या है कि प्रॉब्लम कि इन्फ्लेमेशन कंडीशन में इन्फ्लेमेशन के साइन यानी कि फीवर भी देखने मिलता है पेशेंट को। साथ ही साथ उसके जॉइंट जो हैं वो लगातार दुखते हैं, ना कि सिर्फ उठते और बैठते टाइम यानी कि एक्सरसाइज करते टाइम, ऐसा नहीं होता, इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूस रहता है। पेशेंट में और भी सिम्टम्स यानी कि रैशेस आना,
और साथ ही साथ इरिटेबिलिटी होना, ऐसे सिम्टम्स उसमें देखने मिलते हैं। दूसरा जो सेगमेंट होता है जिसमें गाउटी अर्थराइटिस आता है, उसमें बहुत क्लियरली उसका यूरिक एसिड रेज मिलता है हेमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस करते समय, और साथ ही साथ उसके जो जॉइंट्स होते हैं वो छोटे जॉइंट भी इन्वॉल्व रहते हैं, और साथ ही साथ वो इन्फ्लेम कंडीशन में जो रहता है वो जहां जहां पे भी स्वेलिंग रहती है वो रेड रहती है, और साथ साथ में उसे अनईजीनेस या कंटिन्यूस पेन या स्मॉल जॉइंट पेन का इन्वॉल्वेशन देखने मिलता है। रोमेटोइड अर्थराइटिस में सी रिएक्टिव प्रोटीन, आरए फैक्टर ऐसे और एएनए ये देखने मिलते हैं हेमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस में बढ़े हुए। साथ ही साथ उसका जो सीबीसी ईएसआर में ईएसआर बढ़ा हुआ मिलता है। पेशेंट को लगातार फीवर रहता है, मॉर्निंग टाइम पे स्टिफनेस रहती है, और साथ ही साथ में पेशेंट को कार्डियक फैक्टर्स में भी, उनकी कार्डियक एंजाइम्स में भी चेंजेस मिलते हैं कुछ कुछ पेशेंट्स में। तो दिस इज अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि हमने वहां पर जो डायग्नोस्टिक फैक्टर्स देखे थे वहां पर डीजनरेशन इन द रेडियोलॉजिकल कंडीशंस, साथ ही साथ हेमेटोलॉजिकल कंडीशन में सिर्फ कैल्शियम लेवल में चेंजेस आना, और साथ साथ क्लिनिकल कंडीशन में डीजनरेटिव चेंजेस यानी कि उठते बैठते समय ही ज्यादा दर्द होना और ज्वाइंट में हल्की स्वेलिंग रहना, ये सिम्टम्स हमें देखने मिले थे, जो कि इन्फ्लेम्ड स्वेलिंग नहीं थी। फीवर की कंडीशन बहुत एक्सर्शन कंडीशन में ही ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने मिलती है। संधिगतवात को डिफरेंशियल डायग्नोस करते हैं तो ग्रंथ में बहुत सारे सेगमेंट यानी ऐसे मेंशन है, जैसे कि संधिगतवात के साथ अस्थिमज्जगतवात, सर्वांगतवात। अब अस्थिमज्जगतवात में सतत पीड़ा और छोटे संधियों में पीड़ा ऐसा बताया है, और साथ ही साथ वहां पर निद्राभ्रंश यानी कि नींद नहीं आती, ऐसा अस्थिमज्जगतवात की अवस्था में होता है। लेकिन संधिगतवात में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो आकुंचन प्रसारण, शोथ और वातपूर्ण द्वितीय स्पर्शता ऐसा देखने मिलता है। दूसरी जो सिचुएशन है जो कि हम देख पा रहे हैं सर्वांगतवात की, जहां पर स्फुरण मतलब कि लगातार टिंगलिंग सेंसेशन जॉइंट्स में देखने मिलता है, और साथ ही साथ पेशेंट को स्वेलिंग और बहुत ज्यादा फीवर जैसी सिचुएशन भी हो जाती है सर्वांगतवात में। उसके बाद आते हैं वातरक्त की अवस्था, जहां पर हेतु भी बहुत डिफरेंट होते हैं। उसमें अभिघात की हिस्ट्री यानी कि ट्रॉमेटिक हिस्ट्री भी रहती है, और वातरक्त में ज्यादातर जो ब्लड इम्प्यूरिटीज होने के कारण स्किन एलिमेंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, यानी कि स्किन में रैशेज आना, फीवरिश रहना, हाथ और पैरों का टेढ़ापन होना, ये सारे लक्षण, वक्रता, ऐसे लक्षण देखने मिलने लगते हैं। लास्ट में जो हम आमवत की अवस्था रहते हैं, जिसमें पेशेंट को जॉइंट में बहुत ज्यादा स्तब्धता रहना, फीवर रहना यानी कि ज्वर के लक्षण, और साथ ही साथ शून्यता के लक्षण, ऐसे लक्षण मिलते हैं। तो हमें आमवात की जो सामान्य और विशिष्ट अवस्था रहती हैं उनमें हमें ये देखने मिलता है कि पेशेंट को स्तब्धता बहुत ज्यादा हो रही है, ज्वर बहुत ज्यादा हो रहा है, और सारे बड़े और छोटे जो संधि हैं उन सभी में शोथ की अवस्था देखने मिल रही है, और कभी कभी उसमें वक्रता भी देखने मिलती है। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उन कंडीशंस के लिए जो कि संधिगतवात से मिलती जुलती हैं, जैसे कि अस्थिमज्जगतवात, सर्वांगतवात, उपस्तंभित संधिगतवात में शोथ ज्यादा देखने मिलता है और सतत पीड़ा रहती है। वातरक्त और आमवात, ऐसी 4 अवस्था हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में देखकर चलते हैं। थैंक यू सर। आई होप बहुत सारे वैद्यों के बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट्स आई एम श्योर क्लियर हो रहे होंगे। सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सभी का अल्टीमेट एम है कि पेशेंट को रिलीफ मिले, तो उसके लिए जो भी पॉसिबल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है हम उसे एडवाइस करते हैं। तो आजकल बहुत सारी थेरेपीज हैं, जैसे पीआरपी थेरेपी है, स्टेम सेल थेरेपी है, वो सब इमर्ज हो रही है। सो ए वो कितनी इफेक्टिव है, और बी क्या हमें उन्हें सजेस्ट करना चाहिए पेशेंट को? अगर जैसे मैंने स्टेम सेल थेरेपीज जो अभी तक हम लोगों ने रेफर करी है वो हमारे जो रोमेटोइड अर्थराइटिस के डायग्नोस केसेस हैं और आमवात की बहुत भीषण अवस्था में आ चुके हैं और यंग पेशेंट हैं, जिसमें स्टेम सेल का अगर यूज करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मेरे कुछ पेशेंट पुणे से थे जिनमें वो पेशेंट पूरे के पूरे ठीक भी हुए हैं। हमें वैद्यों का मेन एम ये होना चाहिए कि हमें अपने साथ साथ में मॉडर्न साइंस के नॉलेज को अच्छा रखते हुए पेशेंट को कब प्रॉपर कंडीशन में रेफर करना है और अपनी लिमिटेशन जानना। जैसे कि मैं बीच में देख पा रहा था अग्निकर्म का प्रयोग, डेफिनेटली अग्निकर्म का प्रयोग बहुत ज्यादा संधिगतवात में होता है, तो ये भी एक सपोर्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। तो अग्निकर्म का मेनली जब प्रयोग देखा गया है तो सुश्रुत ने जब मेंशन किया है तो सिर्फ वातज शूल ऐसा लिख कर दिया है। तो जब केवल वात की अवस्था देखते हैं तो संधि एरिया में अगर वो वात बढ़ा हुआ है और सिर्फ केवल वात की अवस्था आ रही है, तो अगर वो उस लेवल पे हम वहां पर अग्निकर्म करते हैं, नी जॉइंट के जो पॉइंट है, मैं गोगटे सर का स्टूडेंट भी रहा हूं तो उनकी जो बुक है उसमें जो संधिगत वात के 4 पॉइंट बताए गए हैं
जो जानू संधि में है, उसका अगर हम प्रयोग अग्निकर्म में करते हैं तो हमें डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन इमीडिएट सेगमेंट पे। क्योंकि मैं गुप्ते सर के पास जब सीखता था तब वो भी यही कहते थे, स्नेहन स्वेदन मृदु संशोधन इसका मेजर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसे हमें फॉलो करना ही है अग्निकर्म के साथ साथ भी। इन द सेम वे आपने जो पूछा कि और भी जो सेगमेंट हैं, जो थेरेपीज होती हैं या फिर जो मॉडर्नाइज सेगमेंट हैं, उनमें हम डेफिनेटली कुछ पेशेंट्स को रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ आज जो केस है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का है, तो उसमें स्टेम सेल के रिजल्ट ज्यादा अच्छे नहीं मिले, इन्फ्लेमेटरी और जो ऑटो इम्यून सिचुएशन है उनमें डेफिनेटली अच्छे मिले। और साथ ही साथ जॉइंट रिप्लेसमेंट के सेगमेंट, जो बहुत ज्यादा सीवियर सिचुएशन थी, ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें ऑलरेडी डायग्नोस होकर आया था, पेशेंट में डायबिटिक कंडीशन थी, हाइपरटेंसिव सिचुएशन थी, उनमें हमने डेफिनेटली जॉइंट रिप्लेसमेंट में अच्छे रिजल्ट पाए हैं। Thank you so much, sir. So, addressing the last question for today, can osteoarthritis progression be halted or reversed, or we are just focusing on managing the symptoms? Grade 1, grade 2 can definitely be reversed. Grade 3, grade 4 should be manageable. और मैनेज करते हुए साथ में हमने ये देखा है कि उसकी जो पैलिएटिव सेगमेंट है वो बहुत अच्छे रहे हैं। पेशेंट को आगे वो प्रोग्रेस भी नहीं करा, लेकिन जो पेन का उसका रिकरेंस है वो बीच बीच में आया है। तो हमें समहाउ बीच बीच में कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट या उपशय की जो तरीके होते हैं वो डेफिनेटली फॉलो करने पड़ते हैं। Thank you, sir, for addressing all the questions. अभी कोई भी वैद्य जन को अगर कोई भी क्वेश्चन हो, they can just unmute their mic and ask their questions. I would request अगर आप लोग एक one by one ही क्वेश्चन पूछें, so we'll maintain the sanity of the room. So you can just unmute your mic and you can ask the question. हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्ते। हाँ सर, मुझे वही अग्निकर्म के रिलेटेड ही कंफर्म करना था। जैसे अभी हम सिलेक्ट करते हैं कि अग्निकर्म करना है, वहां पर रक्त दृष्टि के लक्षण ज्यादा मिलते हो, फिर भी अग्निकर्म करना पड़े, तो हमें कौन सी धातु से, कौन सी शलाका से करना चाहिए? पंचधातु की शलाका, स्वर्ण शलाका, या कोई भी शलाका से कर सकते हैं, या मृत्तिका शलाका, कौन सी शलाका यूज करनी चाहिए वहां पर? जब भी रक्त दुष्टि के साथ में लक्षण है पहले तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहां पर डायरेक्टली इंडिकेटेड नहीं है। लेकिन जब मैं सर के पास में था तो स्वर्ण शलाका का प्रयोग हम लोग करते थे, और स्वर्ण शलाका में इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आते थे। मृत्तिका शलाका वहां पर डेफिनेटली यूज नहीं करना चाहिए। ओके सर। सर मुझे मैं पंजाब से हूँ, मुझे स्वर्ण शलाका मिलती नहीं है, ये कहाँ से परचेज कर सकते हैं? कुछ गाइड कर सकते हैं आप? मोस्टली तो अभी जो हम लोग देखते हैं, मैंने तो खुद ही यहाँ पर बनवाई थी, और नागपुर में और पुणे में कुछ वैद्य हैं जो स्वर्ण शलाका के अलावा शलाका देते हैं। लेकिन स्वर्ण शलाका मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अपने नजदीक में ही जो अन्य शलाका आपके पास में है उसको दिखाकर उसको बनवाना चाहिए। मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ। और 18 कैरेट से 14 कैरेट में ज्यादातर बनवानी चाहिए, वो ज्यादातर बेनिफिशियल होती है। ओके सर, 14 कैरेट से। थैंक यू सर। We can Hello, move to the sir. next question. सर नमस्ते जी। सर। जी नमस्कार। सर मैं पूछना चाहते थे कि सर घी और तेल जिससे मतलब हेजिटेशन होता है, बिल्कुल नहीं खाते हैं, जैसे कि वोमिटिंग हो जाता है खाने से, तो उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव है क्या? एवर्जन जिनको है ना, उनके लिए आजकल एक कैप्सुलेशन फॉर्मेट आया है जिनमें एवर्जन नहीं होता, क्योंकि कैप्सूल कवरिंग होती है। तो अभी जी। मैंने शीरबला तेल के कैप्सूल, धनवंतर तेल के कैप्सूल ये देना शुरू किए हैं जिनमें एवर्जन था पेशेंट में, तो उन्हें सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। एवीपी कंपनी, नागार्जुना कंपनी, कोट्टकल एज वेल एज हिमालयन कंपनी, ऐसे 4-5 कंपनी है जिनके अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और यूजफुल रह रहे हैं। बस अनुपान जो है वो उष्णोदक या गुनगुना पानी और व्यानोदान काल भोजन के बाद में उसको देना शुरू करें। ओके सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। Yes. सर अभी कोविड वैक्सीनेशन के बाद आर्थराइटिस के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जी। तो अब इस हालत में सर पंचकर्मा करना है या फिर अदर ट्रीटमेंट क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं? पंचकर्मा नहीं करते हुए ऐसा पूछ रहे हैं? नहीं सर, पंचकर्मा में बुला लो कोई से अंदर से। हेलो, पंचकर्म हेलो। करते हुए एक्चुअली 2 लोग एक साथ पूछ रहे हैं, सवाल आ नहीं रहा है। सॉरी सर, नमस्ते।
एक सेकंड, हेलो। जिन्होंने सवाल पूछा था वो यही है ना, पंचकर्म करते हुए। तो पंचकर्म करते हुए जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप यही अपनाएं कि उनका अभ्यंग जो है वो बला तेल से करें, और ये जरूर चेक कर लें कि वो साम है या निराम है, जीवा परीक्षण करके। अगर वो निराम है तो प्रॉपरली जो शीरबला तेल का अभ्यंग पूरी बॉडी में भी और जहां पर ज्वाइंट है वहां पर भी, जानु बस्ती, जानुधारा और साथ साथ में मात्रा बस्ती, इनका प्रयोग आप डेफिनेटली करें 8 to 16 डेज से। और साथ साथ में इंटरनल मेडिसिन अगर वो निराम है तो शीरबला तेल की कैप्सूलेशन, महावात विध्वंसन या महायोगराज गुगुल, और साथ ही साथ अनुपान में जो है दशमूलारिष्ट जरूर दें। थैंक यू सर। तो मैं यही पूछ रहा था कि हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि वैक्सीनेशन के बाद जो सिम्टम्स बढ़े हैं। नहीं, देखिए, हमें डिफरेंशिएट इसलिए भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके ना बहुत सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स उसमें कंपोजिट होंगे। वैक्सीनेशन कैन बी वन ऑफ द पोर्शन। उसके साथ साथ में अगर वो हमारे पास जो पिक्चर लेकर आएगा पेशेंट, उसके बेसिस पे ही उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है वो हेतु, लक्षण और औषधि पे है। लक्षण जो वो लेकर आएगा उसमें अगर हम ये कहें कि हम उसको अब वैक्सीनेशन लिया है तो वो हेतु बंद करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, वो वाला हेतु हम नहीं रोक पाएंगे। और बाकी चीजों के जो हेतु अगर उसको मिल रहे हैं तो उसके डिस्पोजिंग फैक्टर्स को उससे क्वेश्चनर समझकर उसको रोकना चाहिए। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मैं सुमित कुमार बोल रहा गाजियाबाद से। जी नमस्ते। सर, वो पेट से रिलेटेड भी बता सकते हो कुछ? पेट की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। सर आज तो इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का है, इसलिए जो पेट के सवाल हैं वो अगले किसी सेशन में लेंगे। चलो ठीक है सर। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते। नमस्ते सर, ये अपोज सर में मैं जालना से बोल रहा हूँ सर, जी महाराष्ट्र से। जी सर, हिप जॉइंट पेन का कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो हिप जॉइंट पेन का जो रहता है, पेल्विक का जो हिस्सा रहता है, अक्सर लोग मेरे पास में कंप्लेन लेकर आते हैं कि ये मुझे कम नहीं लग रहा है। तो मैं अक्सर उनके लिए जो तो बहुत सारी जो तो फिजियोथेरेपीज करता हूँ। मैं असल में चिरोप्रैक्टर डॉक्टर हुए जालना महाराष्ट्र से। तो प्लीज इसका कोई सजेशन मुझे बताया हिप जॉइंट पेन के लिए। हिप जॉइंट पेन अगर उसे कंटिन्यूस हो रहा है तो उसे अस्थिमज्जगत वात के रूप में हम लोग लेते हैं और उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं। अभी आप बीएमएस डॉक्टर नहीं है तो इसको वैसे ना समझ पाएंगे शायद कि अस्थिमज्जगत वात में हम लोग की एक स्पेसिफिक बस्तियां आती हैं जिसका हम लोग बहुत प्रॉपरली करते हैं ट्रीट, क्योंकि ज्यादातर केसेस जो हैं वो मिसडायग्नोस होते हैं और कभी भाई रॉन्गली एवियन डायग्नोस होके आते हैं। तो हिप जॉइंट पेशेंट में हमें पहले तो उसका एमआरआई करके प्रॉपरली चेक कर लेना चाहिए कि किस ग्रेड का कहीं एवियन तो नहीं उसे हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Sir, good evening, sir. गुड इवनिंग। So can we treat grade 1, grade 2 osteoarthritis without Panchkarma only? With Very medicine difficult only. because our main line of treatment is Snehan, Swedan and Mridu Sanshodhan. Okay, Basically, if we avoid the Vishisht Bastiyan, then I didn't found any good result in the case of osteoarthritis of grade 1 and grade 2 without Panchkarma. But suggestively, in grade 1, we can do internal treatment with the help of Sheerbala Tel continuously for 60 days in capsule form, as well as Okay. Mahayogra Yugul, Dashmula Rest, and some Rasoshadhi like Brahatva Chintamani for initial 30 days. One tablet in the morning time with the cow's milk. So in this way, we can definitely help a grade 1 patient for sure. Sir, okay, sir. After Panchkarma already, as you said, after Basti, it gives good result and immediately followed by Gogritanasya. So, Yes. sir, Gogritanasya, can we start here? Means without Panchkarma for grade 1, we can do the, sir? Absolutely. Yes, sir. Absolutely, we can help. For the grade 1, it will be very, very beneficial. Like Pratimarshanasya also we can use, sir, only after... Only Pratimarshanasya we must use for the grade 1 and for it, but the duration should be 60 days. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर, एक जैसे कई बार हमको देखने में आता है कि संधिवात और आमवात के पेशेंट में रोगी जब एलोपैथी ड्रग्स कंटिन्यू लेता है तो उसके पेट में भी जलन होने लग जाती है, तो जी। फिर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए सर? किस चीज से कॉम्प्लिकेशन, जैसे पेट दर्द के या पेट जलन के या फिर जो पेट लक्षण के है? जलन के, क्योंकि उसको जब हम जैसे
दर्द के लिए अपना योगराज गुगुल वगैरह सिंहनाथ गुगुल देते तो पेट में जलन बढ़ जाती है। फिर उसके जी लिए जी। कामदुदा रस वगैरह कुछ अपन पित्त सामक औषधि करेंगे तो दर्द बढ़ जाता है। नहीं, आप बेटर वे ना गोघृत का इस्तेमाल करें, क्योंकि स्नेह का इस्तेमाल करना, और वात और पित्त पे एक साथ काम करने वाला जो स्नेह है वो गोघृत है। और जी अगर जी इसमें अगर आप देखते हैं तो महातिक्तक घृत जो है वो वात व्याधियों में आया है रेफरेंसेस का, और महातिक्तक घृत की कैप्सूल हम लोग यूज करते हैं व्यान और उदान काल में, खाना खाने के बाद में। जी जी सर, वो थैंक यू बहुत सर। बेनिफिट करती हैं। हाँ। अच्छा है, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन वैद्य अमर मेश्राम जी ने पूछा है। वो लिखते हैं कि सर उनका और उनके कुछ फ्रेंड्स का रजिस्ट्रेशन रह गया है फॉर द वर्कशॉप विच इज अबाउट टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 15 ऑफ नवंबर। सो अगर आप उन्हें परमिट करें तो वी कैन अलाउ हिम इन, बट ऑलरेडी 100 रजिस्ट्रेशंस फुल हो चुके हैं व्हिच वाज द क्राइटेरिया फॉर द सेशन। सो इफ यू परमिट वी कैन अलाउ हिम इन। जी, एक्चुअली आज सुबह ना मेरी वैद्य हर्षल जी से बात हुई थी इनके रिगार्डिंग। ऐसे मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट यही करता हूँ हर्षल जी से कि अगर इसे हम 150 तक कर लें तो हमारे और भी लोगों को बेनिफिट हो पाए, क्योंकि अभी वर्कशॉप मैं भी रेगुलरली नहीं कंडक्ट कर पा रहा हूँ। तो आपके माध्यम से ये 15 दिन की वर्कशॉप में जितना ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए उतना हमको ठीक रहेगा। सो आई रिक्वेस्ट हर्षल जी, डेफिनेटली मेरी भी यही जरूर कामना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग सहयोग कर पाए। What better opportunity than this to listen to sir for 15 continuous days? तो जो भी वैद्य क्योंकि सर ने परमिट कर दिया है, वी ऑलरेडी फुल विथ 100 वैद्य, बट अगर कोई और भी वैद्य ज्वाइन करना चाहता है तो ग्रुप में लिंक आपको मिल जाएगा, इस चैट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, ज्वाइन द ग्रुप, वहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी एंड यू कैन जस्ट टेक द बेनिफिट। इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू अटेंड सच एन अमेजिंग वर्कशॉप। So we invite you for that workshop too. And if anyone else is willing to ask anything, just unmute the mic and go ahead. नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर पोस्ट सिजेरियन पेशेंट में बहुत कंप्लेन आती है बैकएक के लिए, तो उसके लिए क्या चिकित्सा कर सकते हैं? पोस्ट सिजेरियन जो पेशेंट है सूतिका परिचर्या में अगर आप देखेंगे तो गोघृत का इस्तेमाल लंबे समय तक करना और वहां लोकल अभ्यंग करवाना, उसको हम लोगों ने ज्यादातर देखा है। तो मैंने कंबाइन कैसे किया कि शीरबला तेल का अभ्यंग करना, कटिबस्ती करना और साथ ही साथ अग्निकर्म के सेशंस लेना। 28 सेशंस हम लोग को लेने पड़ते थे। सूतिका परिचर्या में लगातार 60 डेज को बताया गया है अभ्यंग कराने के लिए, लेकिन 30 डेज में अलॉन्ग विद द अभ्यंग, कटिबस्ती एंड अग्निकर्म कॉम्बिनेशन एंड इंटरनल मेडिसिन में महायोगराज गुगुल और दशमूला रिश जरूर आप देना चाहिए। दशमूला रिश का जो रेफरेंस है वो रसायन और वाजीकरण रूप में आया है, इसीलिए वो सारे धातुओं को वापस से रिवाइव करने में हेल्प करता है और कटिशूल में बहुत लाभ करता है। कुछ केसेस में मैंने रस राजेश्वर रस भी इस्तेमाल किया, लेकिन वो केसेस ऐसे थे जिसमें फीडिंग जो है वो मदर नहीं करवा रही थी, वो बच्चा स्टार्टिंग से ही नहीं फीड कर रहा था और उसमें जो है वो ऊपर का मिल्क ही ले रहा था। उन केसेस में हमने रस राजेश्वर रस यूज किया था। जी सर, अगर पुराना जैसे कि किसी ने पहले कराया हो और उनके मन में रहता है कि हमने ऑपरेशन कराया तो स्पाइनल लगाया उसके बाद से ही हमको हो रहा है, तो ऐसे केस में जो पुराना उनमें बस्तियां आप जरूर दीजिए, क्योंकि आघातज व्रण की मर्माघात सेगमेंट बताया गया है, तो उसमें विशेषस्तु बस्तियां, मतलब कि शीरबला तेल की बस्ती जो है वो 8 डेज और 16 डेज की मात्रा बस्ती आप डेफिनेटली प्रोवाइड करें, तभी आपको हेल्प मिलेगी। जी सर, थैंक यू सर। So can we take more questions or are we done for today, sir? Whatever you suggest. यहाँ पर एक्चुअली 11 बज गया है, तो अगर आप लोग Okay, sir. No issues, sir. सर So that's it नमस्कार। for today. सर जी नमस्कार। एक लास्ट हाँ जी बताइए। सर वो जो नस्य के लिए कौन सा आयल या प्रिस्क्राइब करेंगे सर, जिससे मैं बात का गोघृत का इस्तेमाल करता हूँ सर, प्लेन गोघृत का, उससे ही सबसे ज्यादा रिजल्ट आते हैं जी। और मैंने बीच में पंचेंद्री वर्धन तेल एक नासिक की कंपनी बनाती है उसका प्रयोग किया था, उससे भी मुझे सजेस्टिवली जो ग्रेड 1 था उसमें अच्छे रिजल्ट आए थे, लेकिन 60 डेज देना पड़ा था। जी सर, गोघृत भी तो ठीक नहीं मिलता है ना, तो सर हाँ, पंचेंद्री वर्धन तेल का प्रयोग करें, तिल तेल का प्रयोग करें सर। वही प्रतिमर्श नस्य 2-2 बूंद सुबह शाम प्रतिमर्श से, हाँ बिल्कुल 60 डेज तक प्रयोग करिएगा
और कोशिश करें कि प्राण काल में, यानी कि सुबह के टाइम पे दें या निशा काल में दें, रात के टाइम पे। जी जी ठंड में Thank you, निशा sir. काल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी जी थैंक यू। रिएक्टिव आर्थराइटिस, सर रिएक्टिव आर्थराइटिस का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा? इसको किससे मतलब कोरिलेट कर सकते हैं आयुर्वेद में? मैम एक्चुअली टुडे टॉपिक इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। रिएक्टिव आर्थराइटिस के लिए एक सेशन है मेरा इसमें वर्कशॉप में, अगर आप ज्वाइन करें तो हम वो, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लगेगा उसको पूरा एक्सप्लेन करना। ओके सर। सर मुझे ये पूछना था, जैसे हम यस यस Vaidya Khushbu ji, you can proceed with your question. सर हम टर्मरिक मिल्क का यूज यूजुअली करते हैं जब इन्फ्लेमेशन होती है, तो क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ सप्लीमेंट? वो दोनों तरीके से इस्तेमाल में आएगा। तिक्त शीर का प्रयोग के रूप में लेते हैं। टर्मरिक जो है वो हरिद्रा है, उसमें तिक्त और शीत गुण है, लेकिन वो साथ ही साथ में इसमें आती है। तो जब ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल तो नहीं होती, लेकिन नेगेटिव भी नहीं है, क्योंकि उसमें तिक्त और दुग्ध का जब एक साथ प्रयोग करते हैं तो अस्थि और मज्जा से रिलेटेड जितनी भी अवस्था में है उसमें लाभ हो सकता है, लेकिन इसी क्वांटिटी 250 ml पर डे से ज्यादा जाना नहीं चाहिए। Again, thank you so much everyone for joining. आप सभी आयुर्वेद को जानने की इच्छा रखते हैं, इसलिए आपने इतना समय निकाला। ये सभी के लिए एक प्रेरणा का विषय है। And that's it for today. We'll meet on another podcast some other day. But उसके पहले हम 15th of November को सर के साथ फिर से मिलेंगे दोबारा से for 15 continuous days, which is a lifetime opportunity for everyone. So meet you on that particular workshop. And once again, sir, thank you so very much for such valuable session. बहुत